तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें से कुछ मिलिटेंट्स ने कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगा दी। पूरे श्रीनगर में हिट लिस्ट लग गई है। लिखा है कि 1 महीने में कश्मीर से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया है। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर किसी की तमाम तकलीफ़ों में सबसे बड़ी यही तकलीफ़ हो कि किसी ने उनकी बात नहीं की, तो उस चुप्पी पर बात होनी चाहिए। इंसाफ का इंतज़ार लंबा हो ही गया है और शायद आगे भी हो, लेकिन चुप्पी उनके भीतर चुप्पी है, चुप रह गई है। वो हर दिन पहले से ज़्यादा चुभने लगती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक सिनेमा घर है, PVR प्लाजा। रविवार दोपहर मैं यहाँ था एक ऐसी फिल्म का छोटा सा टुकड़ा देखने के लिए जहां आने वाले बहुत से लोग अपनी अपनी पूरी फिल्म लेकर आए थे। इसलिए अगर निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा अपनी फिल्म शिकारा पूरी तरह दिखा भी देते, तब भी आप वहां मौजूद बहुतों के जीवन की सारी फिल्म नहीं देख पाते। लेकिन 19 जनवरी की दोपहर वैसी दोपहर नहीं थी जिस तरह से यह दिन इन दिनों ट्विटर पर और सोशल मीडिया में शुरू होता है। जम्मू के जगती कैंप से बसों से लाए गए कश्मीरी पंडित परिवारों के साथ फिल्म देखने का तजुर्बा मेरे लिए किसी भी फिल्मी तजुर्बे से बड़ा और अलग था। प्लाजा सिनेमा के बाहर तस्वीरों के फ्रेम बनते इन कश्मीरी पंडित परिवारों को देख समझ रहा था, तभी पत्रकार मित्र राहुल पंडिता ने एक बात कही। ये सभी एक टीवी चैनल के स्टूडियो भी गए थे। वहां उन्होंने कहा कि हम तीसरा टेक नहीं दे सकते। पहला टेक तब जब घर जलाए गए, गोलियां चली। दूसरा टेक तब जब फिल्म के लिए काम किया, और अब टीवी चैनल के लिए तीसरा टेक नहीं दे सकते। अपनी तकलीफों को बार बार जीना एक बार फिर से मरने जैसा ही तो है। इसलिए शिकारा आपकी चुप्पी का किनारा छूने आई है। बाद में कश्मीरी पंडित उमेश गुर्टू ने मुझे लिखा कि शिकारा का जीवन केवल पानी से जुड़ा है, लेकिन यह हमेशा किनारे को छूने का आग्रह करता है। यह एक कश्मीरी पंडित का जीवन रहा है। मैं इस तरह फिल्म का शीर्षक लेता हूं। ऐसी बहुत सी कहानियों को लिए लोग आए थे अपनी फिल्म देखने और आपसे कहने कि जब 7 फरवरी को शिकारा आएगी तो देखिएगा। जब हॉल में कश्मीरी पंडित परिवारों को बिठाया गया तो वहां की खामोशी बार बार 19 जनवरी 1990 से टकरा रही थी। उस 30 साल से जब उनका घर उनसे छिन गया, उनके अपने मारे गए, उनके कश्मीर के मुसलमान दोस्त उनसे बिछड़ गए। इनके साथ फिल्म का 30 मिनट का कतरा देखना उस शिकारे पर बैठने जैसा था जिसके नीचे पानी कम, खून ज्यादा बह रहा था। यह फिल्म भी अपनी कहानी लिख रही है। इसके किरदार शिव कुमार धर का असली नाम आदिल खान है। भोपाल के इस एक्टर ने 2 साल लगाए फिल्म के लिए अभिनय को समझने में। पर्दे पर आदिल को शिव की भूमिका में देखना एक नए दौर में जाने जैसा है, घर वापस जाने की तरह। सादिया कश्मीर की हैं। उनके किरदार का नाम शांति धर है। सादिया फिल्म में जब अपने ठाकुर जी को उठाकर अटैची में रखती हैं तो उस दृश्य से फिल्म के बाहर एक कहानी भी शुरू होने लगती है। शिव ने इरशाद कामिल की लिखी कविता का छोटा सा हिस्सा प्लाजा में पढ़ा। सादिया ने भी एक कविता पढ़ी जो फिल्म का ही हिस्सा है। साथ रहना है हमें, साथ चलना है हमें, जिंदगी की धूप में, हर फिजा पर साथ में, खामोशियों, ख्वाहिशों, ख्वाब और जज्बात में। साथ रहना है हमें, साथ चलना है हमें। ऐ वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? क्या अब भी वहां सैर शिकारा करते हैं, 4 चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं? क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलाना करते हैं? ऐ वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? क्या अब भी तुम सबसे सुनहरी होती हो या गर्मी की नर्म दोपहरी होती हो? क्या अब भी जब शाम का सूरज ढलता है कच्चे घर के छत पे ठहरी होती हो? कश्मीरी पंडितों पर बनी यह फिल्म शिकारा अपने बनने के दौरान उस पुराने कश्मीर को भी गढ़ती है। क्या यह सुखद नहीं है कि इस फिल्म के लिए असली किरदार
जम्मू के जगती कैंप के लोग हैं। वहां से 4000 लोगों को बसों में भरकर उस कश्मीर घाटी में लाया गया जहां शिकारा की शूटिंग होती है। जब वे फिल्म की शूटिंग के लिए वापस जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं महीनों, तो उम्मीद होनी चाहिए कि घर भी जा सकते हैं। यही कारण था कि विधु विनोद चोपड़ा ने शूटिंग में मदद के लिए कश्मीर के मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा किया। इतने मुसलमान भाइयों ने इस फिल्म को जानते हुए कि पंडित एक्सोडस की फिल्म है, कश्मीर में जहां मेजॉरिटी रूल मुस्लिम है, हमारे साथ खड़े रहे और ये फिल्म बनाने में हमारा साथ दिया। वो आज यहाँ है नहीं, पर मैं उन सब का, अगर कोई टीवी है या कुछ है तो ये सब मैं उन तक अपना धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बगैर भी ये फिल्म नहीं बन सकती। यही मेरी होप है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पंडितों के एक्सोडस की फिल्म पे पूरे कश्मीर के जितने मुस्लिम थे उन्होंने मेरा साथ दिया। ये होप, ये कश्मीर था और इंशाअल्लाह ये कश्मीर एक दिन वापस आएगा। हम लोग जाएंगे वहां वापस, वैसे ही रहेंगे जैसे रहते थे। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं विधु विनोद चोपड़ा पर बात करना चाहता हूं। 67 साल का यह निर्देशक खुद कश्मीरी मूल का है। 1990 में परिंदा का प्रीमियर हो रहा था। उस प्रीमियर के लिए उनकी मां कश्मीर से मुंबई गई थी। पीछे घर लूट लिया गया, परिवार के सदस्यों की जान गई, विनोद की मौसी की आवाज चली गई। मगर पूरे शो के दौरान उस प्लाजा सिनेमा के हॉल में एक बार भी यह निर्देशक नफरत और तल्खी से भरा नजर नहीं आया। 11 साल से विधु विनोद चोपड़ा के जहन में यह फिल्म बन रही थी। राहुल पंडिता की किताब आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स निर्देशक को यकीन दिलाती है कि कश्मीरी पंडितों की कहानी पर्दे पर कही जा सकती है। यही आपको समझना है। उस शिकायत को किसी ने इनकी बात नहीं की, उस किसी के इंतजार में भूल से गए कि खुद भी अपनी बात कैसे कहें। सोचिए, अगर कोई कश्मीरी पंडित फिल्मों की दुनिया में ना होता तो शायद यह कहानी इस साल यानी 30 साल बाद भी नहीं आ पाती। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि एक बार, एक सेकंड के लिए भी मैंने विधु विनोद चोपड़ा में तल्खी नहीं देखी, किसी के लिए नफरत नहीं देखी। मैं एक फिल्म के निर्देशक को अपनी त्रासदी, अपने फिल्म से बड़ा होता देख रहा था। वो परिंदा अपनी तकलीफों से आजाद नजर आ रहा था, जिसके आने के साल उसका घोंसला जल गया था। मुझे विधु विनोद चोपड़ा को देखते हुए दिल्ली के अंकित सक्सेना के पिता यशपाल सक्सेना की याद आई, जिनके बेटे को मारने वाले मुसलमान थे मगर पिता ने सांप्रदायिक होने से मना कर दिया। आसनसोल के मौलाना इमदादुल रशीदी की याद आई, जिनके बेटे को हिंदू भीड़ ने हत्या कर दी, मार दिया। इन दोनों पिताओं ने हत्या करने वाली भीड़ को माफ कर दिया, बदला लेने की बात नहीं की। विधु विनोद चोपड़ा ने यही कहा कि उनकी फिल्म नफरत से नफरत करती है। आखिर जिस प्रोड्यूसर ने और जिस लेखक ने हमें जादू की झप्पी दी हो, वो अपने दर्शकों को नफरत की पुड़िया कैसे बेच सकता है। इस बात को आपकी तरफ जिन्होंने नहीं देखा, वो आज कम से कम हमको, आजकल ये इंटरनेट का जमाना है, मैं हूं नहीं इंटरनेट पे पर आप सब हैं, उसमें वो बोलें कि सॉरी कश्मीरी पर, एक बार बोल दें बस कि सॉरी, हमने कुछ नहीं किया। सॉरी टू ऑल ऑफ यू हु आर स्टिल लिविंग इन रेफ्यूजी कैंप्स 30 years आफ्टर देयर एक्सोडस। निर्देशक ने चुप्पी के लिए सिर्फ एक सॉरी की गुजारिश की है। बहुत ज्यादा तो नहीं मांगा आपसे या हमसे। मैंने वहां मौजूद जिस भी कश्मीरी पंडित से मुलाकात की, उनसे यही कहा कि सॉरी। सामने से मिलकर सॉरी कहने का मतलब कुछ और होता है। हम शिकारा की बात कर रहे हैं और जिनसे बात करेंगे वो राहुल पंडिता हैं। राहुल की किताब आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स इस फिल्म की प्रेरणा है। जल्दी ही पेंगुइन से हिंदी में आने वाली है। राहुल पंडिता बहुत छोटे थे उम्र में जब उनका घर छूट गया। इस फिल्म को देखने के लिए राहुल की मां अब इस दुनिया में नहीं है। हम विस्थापन को सिर्फ कश्मीरी पंडित का नाम नहीं दे सकते। क्या क्या छूट गया है ना उसे गिन सकते हैं, लेकिन सोचिए आपका घर छूट जाए, जमीन छूट जाए, एक दिन आपकी भाषा छूट जाए तो। जब मैं कश्मीर जाता हूँ काम के सिलसिले में, पत्रकार हूँ, मुझे महसूस होता है कि अचानक मेरे अंदर एक लैंग्वेज जो है कश्मीरी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत कम बोलता हूँ, मैं अपने पिताजी से बोलता हूँ या बहन से बोलता हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। लेकिन जब मैं श्रीनगर जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ, अपने वतन जाता हूँ, तो अचानक लगता है कि कोई स्प्रिंग अंदर से, कोई सरोवर फूट पड़ा है भाषा का,
और मुझे कई बार अचरज होता है कि ये लैंग्वेज में जानता भी हूँ ये शब्द मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं। राहुल पंडिता ने प्लाजा सिनेमा के बाहर कहा कि बहुत कुछ उलझ गया है, कहीं से तो नई शुरुआत हो। राहुल का इरादा हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे उनके लेख में भी झलकता है। राहुल के एक लेख का ये हिस्सा हिंदी के दर्शकों के लिए पढ़ रहा हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बेवकूफ नहीं हैं, हम व्हाट अबाउटरी यानी उसने किया तुमने नहीं किया में नहीं पढ़ रहे। हम उन लोगों को अपने विस्थापन का जिम्मेदार नहीं ठहराते जो उस वक्त नौजवान थे और जो भारत के विचार के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़ना चाहते हैं। हम शाहीन बाग के संघर्ष को भी छोटा नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी कहानी का इस्तेमाल किसी से बदला लेने के लिए हो, लेकिन कम से कम कोई थोड़ी सी हमदर्दी तो दिखाए। वहां से लौटते हुए मैं यही सोच रहा था कि शाहीन बाग को भी कश्मीरी पंडितों की बात करनी चाहिए। वहां मौजूद भले इसके लिए जिम्मेदार ना हो, मगर उनके नहीं बोलने से 1990 से चली आ रही चुप्पी का सिलसिला उनके खाते में भी जुड़ जाएगा। तभी नजर पड़ी कि शाहीन बाग में शाम 6 बजे एम.के. रैना और इंदर सलीम कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर वहां चर्चा करेंगे। आखिर आप जिस नाइंसाफी के लिए लड़ रहे हैं, उसी की तरह की भयावह नाइंसाफी पर चुप कैसे रह सकते हैं। बाद में एक वीडियो भी मिला जिसमें शाहीन बाग के लड़के पोस्टर लिए खड़े हैं, जिस पर लिखा है इन सॉलिडेरिटी विद कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के विराट शून्य में यह बूंद के समान है, कुछ भी नहीं है, मगर शायद उस शुरुआत की तरह है जिसकी बात राहुल पंडिता और विधु विनोद चोपड़ा आपसे करना चाहते हैं। मुझे पता है आप भारतीय हैं, मुझे पूरा विश्वास अपने भारत पे है, आप लोगों पे है, आप हम लोगों पे, हम बड़े सताए हुए पिछले 30 साल के, आप हमारी आवाज बनाइए, आप हमारे हक के लिए लड़िए। भारत माता की, भारत माता की। 7 फरवरी को आने वाली इस फिल्म का ऐसा प्रीमियर मैंने कभी नहीं देखा। शायद उसी का असर था कि मैंने खुद को फिल्म पर बात करने से नहीं रोक पाया, वो भी सोमवार के दिन। वैसे आपने कम ही देखा होगा मुझे फिल्मों पर प्राइम टाइम में बात करते हुए, पर यह फिल्म की सिर्फ बात नहीं है, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ राहुल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। बहुत मुश्किल है कि कश्मीरी पंडितों पर बात करते हुए व्यक्तिगत त्रासदी से निकलकर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में चले जाएं। फिर भी हम थोड़ा व्यापक से लौटकर व्यक्तिगत पर आएंगे, पर हम ये जानना चाहते हैं कि वहां मौजूद हर किसी से सुना, आपसे भी कहते, किसी ने बात नहीं की। और विधु विनोद चोपड़ा ने भी कहा कि 30 साल तक कोई बात नहीं की। और फिल्म की एक लाइन है कि देखना पार्लियामेंट कल से हिल जाएगा, आवाजें होंगी और धरने लग जाएंगे, हंगामा मच जाएगा। तो हम उस चुप्पी को समझना चाहते हैं जो सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल साइलेंस था। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, विपक्ष, राजनीतिक दल, मीडिया, ये सब। देखिए, इस फिल्म की शूटिंग में करीब 4000 कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया है, जिन्होंने इस फिल्म में अपना किरदार निभाया है। ये 4000 लोग जागती रेफ्यूजी कैंप से आए हैं, जो 30 साल के बाद भी उसी कैंप में वो रह रहे हैं। वो निर्वासन के कई मरहलों से गुजरे हैं। पहले वो टेंट में रहते थे, उसके बाद एक गुंबदनुमा छोटे से कमरे में रहते थे, फिर एक ईंट का ढांचे टाइप का मकान में रहते थे, और अब कुछ साल पहले इनको ये मकान जो है, एक एक कमरा दिया गया है, जर्जर मकान दिए गए हैं। ये जम्मू शहर से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है जागती के, वहाँ से ये लोग आए थे। अब जब मैं इनसे बात कर रहा था, एक टीवी स्टूडियो में थे हम, जहाँ पर उनमें से करीब 40 लोग मौजूद थे, तो मैंने टीवी शो की शुरुआत से पहले उनसे कश्मीरी में बात की और मैंने उनसे कहा कि कृपया जब एंकर आपसे बात पूछे तो आपको जो भी कहना है वो कहें, लेकिन आप संक्षेप में कहें, क्योंकि टीवी का फॉर्मेट ऐसा होता है कि उनके पास समय नहीं होता, 1-2 मिनट में आप अपनी बात जो है, जो मेन मुद्दा है वो कहें। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने हमेशा की तरह पाया कि उनके पास बोलने को बहुत कुछ है, और मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई कश्मीरी पंडित बोलना चालू करता है तो वो बोलता ही रहता है। वो इसलिए कि 30 साल तक कोई उनकी बात सुनने नहीं आया, वो अंदर से फट चुके हैं, और जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है, वो उनके पास इतनी सारी कहानियां हैं ये पिछले 30 साल की, और ये कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं है कि कश्मीर में उनके साथ क्या हुआ, क्यों, कैसे उनके पड़ोसी, दोस्त, कलीग उनके खिलाफ हो गए, कैसे उनके घर जले, किस तरह की त्रासदी का उनको 19 जनवरी को सामना करना पड़ा, ये तो है ही है। लेकिन निर्वासन का दर्द, अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहना, और जैसा कि वो ट्रेलर में एक लाइन है, ये हमारी जिंदगी की लाइन है। जब हम 1990 में भाग कर आए, हम सारे लोग जो हैं विद इन वीक्स ऑफ ईच अदर, कोई फरवरी में भागा, कोई मार्च में भागा, कोई अप्रैल में भागा, इतना ही अंतर रहा।
हम सब उस जमाने में जम्मू के बीचों बीच एक जगह थी गीता भवन, जो हमारा एक ट्रांजिट कैंप टाइप का जगह बना। ये वो दौर है जब कोई टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, कोई व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, तो किसी को किसी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता था कि कौन भागकर आया, कौन बचा, कौन मरा, किसकी कहानी क्या है, 19 जनवरी को साउथ कश्मीर में क्या हुआ, नॉर्थ कश्मीर में क्या हुआ, हमको कुछ आइडिया नहीं था। मीडिया एकदम ब्लैकआउट थी, दूरदर्शन उस जमाने में हुआ करता था, वो कुछ बोलता नहीं था। BBC उर्दू पे हमें कुछ खबरें सुनाई देती थी और हम हमेशा चौंक जाते थे कि इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। ये सब इतने सारे हिंदी अखबार, इतने सारे अंग्रेजी अखबार, बिल्कुल कम आता, बहुत कम जानकारी उसमें होती थी। और जब तक कम से कम श्रीनगर में हमारे पास आता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी और उस वक्त माहौल इतना खराब था, कर्फ्यू लग रहे थे और हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बाहर एक हिंसात्मक भीड़ हमेशा हमको मारने पर तैयार रहती थी। तो इस तरह की त्रासदी का हमको सामना करना पड़ा। तो गीता भवन में जब हम मिलते थे एक दूसरे को, तब हमें अंदाजा होता था कि क्या होता। तो अक्सर ऐसी बातें वहां होती थी गीता भवन में। मैं उन बातों का साक्षी हूं जहां पर लोग आते थे, क्योंकि 90 में जब हम भागे तो हमको ये लग रहा था कि ये सिर्फ 1-2 महीने की बात है, ये छोटा स्कर्मिश है। पहले भी कश्मीर कुछ कम्युनल राइट से गुजरा, जैसे साउथ कश्मीर में 1986 में बहुत बड़ा एक कम्युनल राइट हुआ। तो हमको लगा कि उसी तरह का एक ये हादसा है जो गुजर जाएगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, ये जो बादल है ये छट जाएंगे। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने साल में बदल गए और हम एक दूसरे से कहते रहे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ कि पार्लियामेंट में शोर मचेगा। ये हमारे एक मित्र के पिताजी थे जो प्रोफेसर थे, वो हमेशा गीता भवन में ये कहते थे कि आप चिंता मत कीजिए, पार्लियामेंट में शोर उठने वाला है, सभी हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। उस जमाने में बोट क्लब दिल्ली में रैलियां होती थी, प्रोटेस्ट रैलियां होती थी। तो उन्होंने कहा बोट क्लब में, हमको तो मालूम ही नहीं था कि बोट क्लब क्या है, लेकिन वो हमेशा कहते थे बोट क्लब में रैली होगी, मुझे याद है। और रविश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों का जो ऑफिशियल काउंट है मरने, जो किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में, वो करीब 700 हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो मर्डर हुए हैं करीब 10,000 से ऊपर है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि निर्वासन जब हुआ और जम्मू में उन कैंप्स में लोगों ने रहना शुरू किया, तो पहले के कुछ सालों में इतने बुजुर्ग लोग मृत्यु का ग्रास बने, ट्रॉमा से मरे, खराब हालत, स्नेक बाइट से मरे, बिच्छू के काटने से मरे, सनस्ट्रोक से मरे, डिप्रेशन से मरे, ऐसी बीमारियों से मरे जिनका कश्मीर में हमने नाम भी नहीं सुना था। और उस जमाने में हमको याद है कि चूंकि एक छोटी कम्युनिटी है, सब एक दूसरे को लगभग कमोबेश जानते हैं, तो जब किसी की मृत्यु होती तो 10वां दिन होता था उनका, तो वहाँ 10वें दिन पर सभी पहुंच जाते थे। और ऐसी गर्मी होती थी, सारे जो बड़े लोग हैं 1-1 रुपए का तौलिया लेकर, वहाँ नहर, जम्मू के बीच में एक नहर बहती है जिसका पानी ठंडा रहता है, तो उसको उस पानी में डुबोकर अपने ऊपर, यहाँ गर्दन के ऊपर लगा के, सर के ऊपर लगा के, सनस्ट्रोक से बचने के लिए वहां बैठे रहते थे। और फिर यही बातें शुरू हो जाती थी कि बस होने वाला है, कब जा रहे हैं वापस। अब देखिए राहुल, आपने कहा कि जो कैंप से लोग लाए थे, तो आपने उनको कहा कि कम में बोलना है क्योंकि टीवी का प्रॉब्लम, लेकिन आप खुद नहीं रोक पाए, है ना? आप खुद नहीं, इतना कुछ आपके पास भी इतना कुछ है। मैं जब आपसे ये बात कर रहा तो मैं ही सोच रहा था कि मैं खुद क्या बात करेंगे और क्या करेंगे। पर एक शब्द आया तो मैं चौंक गया, क्योंकि उस फिल्म के क्लिप में मैंने देखा, आपने कहा कि हम भाग कर आए, लेकिन जिस तरह से वो ट्रांजिट कैंप में बैठा अधिकारी एक सिस्टम का छोटा सा पार्ट है, वो जिस लहजे में कहता है, मुझे उसका मतलब कुछ और सुनाई दिया। जैसे कहता आप भाग के आ गए हो यहाँ पे, जैसे कोई लड़के नहीं आए हो। ये उस अधिकारी की एक व्यक्तिगत उस तरह की मानसिकता थी या पूरा सिस्टम उसी तरह से आपको देख रहा था? देखिए, बड़ा उदासीन रवैया था उस जमाने में, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। सरकार हमारी जिंदगी से नदारद हो चुकी थी, कश्मीर से ही नदारद हो चुकी थी। कोई कैंप में मंत्री, सांसद, कोई नहीं आया। 19 जनवरी की रात से ही हमारी जिंदगी से सरकार गायब हो गई। मैं श्रीनगर के एक छोटे मोहल्ले में बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। 2 महीने बीतने के बाद भी कोई विधायक नहीं आया। उस टाइम ऑपोजिशन के लीडर राजीव गांधी साहब होते थे, वो कश्मीर भी गए, पर वो जब ये मार्च 1990 की बात है, अगर मेरी याददाश्त मेरे को ठीक कह रही है। लेकिन वो जम्मू के कैंपों में, तब तक कैंप बन चुके थे जम्मू में, क्योंकि लोगों ने नहीं गए। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह जी। तो वीपी सिंह की सरकार थी, वो तो काफी संवेदनशील नेता माने जाते, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं, कोई सूद नहीं ली हमारी। तो उसको सपोर्ट एजीपी, टीडीपी ये लोग कर रहे थे, लेफ्ट कर रही थी सरकार में, बीजेपी कर रही थी सपोर्ट। हमारे यहाँ के इन लोगों ने कुछ नहीं हमारे यहाँ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित, वामपंथी इंटेलेक्चुअल रहे हैं, हाँ। ऋषि देव उनका नाम है। उन्होंने बाद में अपने मेमोयर में लिखा कि जब ये 1990 का पलायन हुआ तो वो उस टाइम के सीपीएम के सबसे शीर्ष नेता जो थे हरकिशन सिंह सुरजीत, उनसे मिलने गए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी का बयान किया। तो उनके मुताबिक हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनसे ये कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं, उन्होंने कहा। हाँ, और उन्हें बहुत निराशा हुई कि उनकी ही पार्टी का नेता जो माइनॉरिटीज के राइट्स की हमेशा बात करता है, वो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में बीजेपी ने क्या किया? तब तक वाजपेयी और आडवाणी तो प्रमुख थे ही। जी, देखिए बीजेपी ने छोटे छोटे लेवल पे जम्मू में हमारी थोड़ी बहुत सहायता की। जैसे मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में भी जिक्र किया है कि कहीं कंबल बांटना या उनकी जो बाकी संस्थान हैं, छोटे छोटे संस्थान हैं, वो कभी सब्जी देने आ जाते थे रेफ्यूजी कैंप में। पर पॉलिसी के तौर पर सरकारें आई, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की हो, कोई भी सरकार आई, लेकिन पॉलिसी के तौर पर कोई भी रोड मैप वापसी का या उनकी स्पष्ट नहीं बना, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसी पॉलिसियां बनी कि जिससे मदद की जा सके, एजुकेशन में ये सब पॉलिसी बनी। मदद कश्मीरी पंडितों की सिर्फ एक नेता ने की है, बाला साहब ठाकरे ने। उस वक्त एक एक कश्मीरी पंडितों का क्या की है? हाँ, कश्मीरी पंडितों का एक गुट उनसे मिलने गया था, ग्रुप उनसे मिलने गया था। हाँ। तो बाला साहब ने उनसे पूछा कि मैं किस तरह की सहायता कर सकता हूँ, क्या मैं कोई मॉनिटरी मदद कर सकता हूँ आपकी, या किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। तो उस वक्त उनके पास थोड़ा विजन था, उनको मालूम था कि पैसा आएगा, कल जाएगा। उन्होंने कहा हमें ये पैसा नहीं चाहिए, पर यहाँ के जो टेक्निकल संस्थान है महाराष्ट्र के, उसमें हमको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिलवा दीजिए, 1%, 2% किसी संस्थान में। तो उससे मेरी जनरेशन को ऊपर उठने में काफी मदद मिली कि हम तो बड़े छोटे स्कूल, हम काफी सारे मेरी जनरेशन के लोग जो हैं वो कैंप स्कूल में पढ़े, जो 1990 के बाद जम्मू में स्थापित हुए, जो टेंटों में स्कूल था। वो उस गर्मी में उनके पास कुछ नहीं होता था, तो हमारे उन्होंने दी। तभी वो गोटू साहब ने कहा कि बहुत सारे इंजीनियर पैदा हुए। हाँ, जी, कश्मीरी पंडितों के बीच। तो उस वक्त वो हमारे लिए एक निकलने का वहां से साधन बना, जम्मू से निकलने का साधन बना, क्योंकि जम्मू एक छोटा शहर है, वहां इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है और हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो महाराष्ट्र जाने का हमारा एक जरिया बना, जिससे हमको फाइनेंशियल डिपेंडेंस और थोड़ा सा अपने करियर बनाने में उस वक्त काफी मदद मिली। जी, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई नेता, मतलब ये सारे नेताओं ने मिलकर एक तरह से फेल किया। उन्होंने राजनीति में जरूर इस्तेमाल किया इसका, चुप रहकर या बोल के। देखिए राजनीति में तो उस वक्त एक साल नहीं किया उन्होंने, जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल। बाद में जिन्होंने, ठीक है, बाद में किसी ने कहा हो ज्यादा, किसी ने कम कहा हो, नहीं कहा हो, लेकिन उसमें पार्लियामेंट भी नहीं बोली, कुछ नहीं, कोई नहीं बोला। राजनीति में, ये आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति में दोनों तरफ का इस्तेमाल हुआ है, बोलना भी और ना बोलना भी, दोनों तरफ से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उस वक्त थोड़ा बहुत कभी किसी 0 आवर में या किसी ने कोई बात वगैरह की होगी, लेकिन इसे जैसे चर्चा हो, विशेष चर्चा जैसे मांग की जाती, ये भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। हमारी एक संसद है, जो संस्था, उसकी नाकामी है, मतलब उस इतिहास से ये संसद अपना पीछा नहीं छोड़ा सकती। ये मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में सबसे सशक्त कश्मीरी पंडितों पे कोई बोला है तो 2014 में मैंने बोलते देखा कविता कालवा-कुंटला को। 2014 में पहली बार मैंने देखा। किस पार्टी की हैं? ये टीआरएस की हैं। टीआरएस, हाँ, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी बेटी हैं, निजामाबाद से। उनको बोलते देखा निजामाबाद 2014 में? जी, उसके पहले नहीं? उनसे पहले कभी मैंने किसी को बोलते नहीं देखा संसद में कश्मीरी पंडितों पर इतने विस्तृत रूप से। वो विस्तृत रूप इतना था कि उसके बाद आडवाणी जी को पार्लियामेंट में उठना पड़ा उनकी स्पीच के बाद, और उनका सपोर्ट करना पड़ा उस स्पीच का। तो मैंने पहली बार किसी, खासकर जो हिंदी हार्टलैंड से, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड से कभी कभी आपको कुछ सुनाई देता है, लेकिन एक महिला एमपी जो तेलंगाना से, पहली बार मैंने उनको सुना। मैं हैरान हूं, क्योंकि इस हिंदी प्रदेश, जिनको मुख्य रूप से मैं यूपी बिहार का लीडर मानता हूं हिंदी प्रदेश का, इनमें सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों के नाम पे जहर फैलाया गया, पूरी राजनीति की गई, और वहां के किसी सांसद ने वहां खड़ा होकर भाषण नहीं दिया। कोई सांसद, किसी ने कोई भाषण नहीं दिया। अच्छा हुआ हम और आप संसद में नहीं हैं, तो इस पाप के भागीदार बनते, लेकिन हम और आप मीडिया में हैं, उस पर हम बात करना चाहते हैं कि उस फिल्म के क्लिप में दूरदर्शन पे एक रिपोर्ट है, और मैं ये सोच रहा था कि रिपोर्ट अब शुरू होने वाली है, तो 30 सेकंड में खत्म हो गया, तो सबका फॉर्मेट छोटा था,
अब ठीक है कि एक विषय पे 1 घंटे की बात होती है, पहले जैसा नहीं था। ये भी एक सिविल सोसाइटी भी इवॉल्व नहीं किया था। जब मैं वो टमाटर वाला सीन देख रहा हूँ कि एक कैंप में टमाटर बांट रहा है, मुझे यकीन नहीं हुआ। पहले मुझे लगा कि सेब है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। टमाटर कोई कैसे एक टमाटर आके बांट सकता है? एक टमाटर नहीं, आधा टमाटर। मुझे यकीन, मैं बार बार उस टमाटर को सेब समझ रहा था, फिर टमाटर की तरफ देख रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद मैं आखिरी सीट पर बैठा हूं तो मेरा चश्मा ठीक नहीं होगा। फिर जब आपने कहा कि टमाटर ही है वो, लेकिन अब देखते हैं कि इसी दिल्ली में लोग सर्दियों में स्वेटर बांटने आते हैं, बहुत तरह की चीजें बांटते हैं सिविल सोसाइटी रिलीफ में जी। तो ये भी एक छूट देता हूं कि चलिए उसमें उतनी समझ नहीं थी, लेकिन कोई खाना नहीं खिला रहा हो, इसकी समझ नहीं हो, ये मुझे विश्वास नहीं होता। पर मैं लौट कर आता हूं मीडिया का, अगर इवोल्यूशन इस तरह का नहीं था तब भी उस वक्त बहुत सारे उस वक्त के पत्रकार, बड़े पत्रकार थे, क्या उन लोगों ने भी इस तरह से आवाज नहीं उठाई? एक, और दूसरा, जब 90 के बाद जब मैं भी इस फील्ड में आ गया, तब जब उठाई जा रही थी आवाज, उसमें फिर क्या था? उस पे आपकी क्या, उसका क्या नजरिया है आपका? देखिए 1990 में तो बहुत कम बात हुई हम पे। उसका कारण, चूंकि मैं इसके बारे में लिखता समझता रहता हूँ कि क्या हुआ है, और मैं हाइंडसाइट में भी कभी इन चीज़ों को देखता हूँ। मैंने कई बार 90 में जो छपा, मैगजीन्स में जो छपा, अखबारों में जो छपा, उनकी क्लिपिंग मंगा के मैं पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि उस वक्त उसकी क्या रिपोर्टिंग हुई है। कुछ सिंपैथेटिक रिपोर्टिंग हुई है। किसी ने, जैसे मुंबई में कोई रेफ्यूजी कैंप है लगा मुंबई में, तो वहां पर जाके कुछ एक आध कोई रिपोर्टिंग की है। लेकिन जब ये सारा प्रकरण हो रहा है 1989-90 में, कुछ रिपोर्ट्स उस वक्त आ रही हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रही हैं, इंडिया टुडे में आ रही हैं और कुछ अखबारों में आ रही हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत कम है। जिस तरह की मतलब बैनर हेडलाइन नहीं है, बिल्कुल कहीं अंदर छिपा हुआ है, और उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है, और बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट कि यहाँ ओमकारनाथ रहना है, कल उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। ये फूड एंड सिविल सप्लाईज में काम करते थे, यहाँ दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं लसा कौल, इनको मारा गया। सिंगल कॉल, हाँ, छोटी खबरें। और बाद में जब 90 के बाद जब बहुत सारे प्राइवेट चैनल आए, बहुत सारे अखबार बढ़ गए, तब कुछ चेंज आया। उसके बाद मुझे लगता है कि स्थिति और भी खराब हो गई। वो खराब इसलिए हुई क्योंकि सारे लोग, चाहे वो फॉरेन मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, उन सब का रुख कश्मीर की तरफ होने लगा। हमारे वक्त के जो सीनियर थे, जो सारे सीनियर एडिटर थे, आप और हम उन लोगों को जानते हैं, उन सब लोगों ने कश्मीर का रुख किया, क्योंकि कश्मीर में एक रोमांटिसिज्म है, वहाँ गन है, वहाँ एक लोग जो है आर्मी को फाइट कर रहे हैं, उनको रिबेल्स कहा जा रहा है। तो ये जब इन सब चीज़ों के बारे में जब बात होने लगी, और उसके बाद 90s में आपको मालूम है कि 90s में कश्मीर में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, और जाहिर सी बात है जब इतनी संख्या में आर्मी आएगी और उसे एक मिलिटेंसी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त कश्मीर भी एक बहुत ही अंधेरे दौर से गुजर रहा था। हमको मालूम है किस तरह का दौर था वो। तो मीडिया बहुत होड्स में वहां गई वो सब रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसमें इस सारी रिपोर्टिंग में कश्मीरी पंडितों को हाशिए का स्थान भी नहीं मिला। लौटते वक्त भी जम्मू होकर, लौटते वक्त भी मतलब वो सेंस ऑफ, चलो वहां दो कोट उठा लेते हैं किसी रेफ्यूजी कैंप से, वो भी नहीं हुआ। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा यहाँ। हाँ। मैंने एक बार कैंप में कोई कह रहा था, तो एक बार तो आई थिंक 98-99 के बाद कुछ यूरोपियन डेलीगेशंस आने लगी, कुछ जो कश्मीर जाती थी, तो उनको किसी ने कहा कि साहब नहीं, यहाँ भी जाना चाहिए, आपको रेफ्यूजी कैंप में भी जाना चाहिए। तो एक डेलीगेशन यूरोपियन यूनियन का, मेरे ख्याल से एक डेलीगेशन जो है उस वक्त जम्मू में गया, तो एक रेफ्यूजी कैंप में एक साहब जो थे, बुजुर्ग साहब थे, उन्होंने अपने जवान साथियों से कहा कि नहीं, इस बार मैं बात करना चाहता हूँ, ये आप पता नहीं उधर की कुछ बात बोलते, मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो यूरोपियन डेलीगेशन आया, उनके हेड से उन्होंने बात करनी शुरू की। तो बात शुरू करनी ऐसी उन्होंने शुरू कर दी 14वीं शताब्दी से, जब एक सिकंदर बुतशिकन आए थे जिन्होंने हिंदुओं की मूर्तियां तोड़नी शुरू की, वहां से उन्होंने बात शुरू की और उसको 90 तक लेकर आए। तो इस पूरे प्रकरण में वो यूरोपियन डेलीगेशन का हेड इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने आखिर में उससे ये पूछा कि ये सिकंदर बुतशिकन कौन है, क्या ये हिजबुल मुजाहिदीन का कोई कमांडर है, बताइए। तो फिर वही बात है कि इतना फटे हुए हैं अंदर से, दिल में बातें हैं, वो बातें किसी को बताना चाहते हैं, और जब वो बातें बताना शुरू करते हैं फिर वो रुकता नहीं है कहीं भी।
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो जैसा कि राहुल ने कहा और वो बात सही है कि वक्त थोड़ा कम है और वो सारी बातें नाइंसाफियों की बातें तो नहीं हो सकती है, लेकिन शुरू हो सकती है। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म शिकारा और कश्मीरी पंडितों के त्रासदी पर। हमारे साथ राहुल पंडिता हैं। राहुल, उस फिल्म में एक शॉट है कि बिजली के खंभे पर लिखा है कि 1 महीने बाद हम आएंगे और कश्मीरी पंडित तुम वापस चले जाओ। तो वहाँ के बहुत सारे जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम देखेंगे आपके लिए। और एक खत भी है कि मैं अपने अब्बा को बचा नहीं सका, शिव तुम अपने पिता को बचा लो। तो ये वो कौन लोग थे जो उस धार्मिक इस्लामिक उन्माद से आप कश्मीरी पंडितों को अलग देख रहे थे, उनके साथ जुड़े हुए थे? बाद में इनके साथ क्या हुआ और ये जो उन्माद था अचानक इतना व्यापक कैसे हो गया? क्या अचानक हुआ था? जी देखिए, कई जगहों पे ऐसा हुआ कि कहीं ये हिटलिस्ट जो है ये कश्मीर घाटी में पूरी जगह, हर लोकेलिटी, हर गली मोहल्ले में जारी हुई थी। तो उस वक्त की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है JKLF, वो सबसे पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उनके एरिया कमांडर्स को एक टारगेट मिलता था कि इस मोहल्ले में आपको ये इनको आइडेंटिफाई कीजिए और इनका हिटलिस्ट लगा दीजिए, या तो ये निकले या इनको मारना शुरू कीजिए। और जो उस वक्त निकला नहीं या जो उनके चपेट में आया उसको मारा भी गया है। जैसे लसा कौल हैं और नवीन सप्रू हैं, जिनका आपने देखा एक जिक्र फिल्म में भी है। तो इस तरह का उन्माद फैला। लेकिन कई जगहों पे चूंकि छोटी छोटी लोकेलिटीज में आपस के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग थे, पड़ोसी को जानते थे, तो कई बार उन्होंने रोकने की कोशिश की। जैसा आपने वहां देखा कि आप मत निकलिए, हम कंट्रोल कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई मामलों में ये हुआ कि वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके बस की बात नहीं थी। वो भी उसी तरह निहत्थे थे जैसे कश्मीरी पंडित थे। और वो बचा नहीं पाए और कई बार उनको ये भी लगा। तो ये इस तरह का हुआ। उन्माद इसलिए फैला क्योंकि उस वक्त देश और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था। एक यूफोरिया सा फैल गया। सोवियत रूस जो है वो निकल चुका था, उसका ब्रेकअप था। और उस वक्त वही गाने जो मुजाहिदीन को वहां इस्तेमाल करते थे अफगानिस्तान में, खूने शहीदा रंग लाया, मजहब का परचम फैलाया, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है, जागो जागो सुबह हुई। तो यूफोरिया सबसे पहले दिसंबर में शुरू हुआ, जब जो तत्कालीन गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी को जब रिहा करवाया गया, उसके एक्सचेंज में एवज में 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया। जब वो 5 आतंकवादी छूट के बाहर आए, हौसला बढ़ गया उनका। हौसला 1000 गुना ज्यादा बढ़ा। वो पहला बार था जब भारत स्टेट की हार हुई, जब लाखों लोग सड़कों पे आए, उन्होंने इस्लामिक फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग निकाले और उन लोगों को हीरो बनाया। तो लोगों को ये समझ में आ गया, उनकी साइकी में ये चला गया कि भारत सरकार अब यहाँ कंट्रोल में नहीं है, अब कंट्रोल में मुजाहिदीन है और हमारी आज़ादी होने वाली है। तो उस वक्त जब हम राशन की दुकान पे जाते थे या दुकानों पे जाते थे, तो अक्सर यहाँ सुना करते थे, इंशाल्लाह अगला राशन जो है हम इस्लामाबाद में लेंगे। जो बस का कंडक्टर है, जो अपने बस को चलाता है कि यहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी, पटना जाएगी, इधर जाएगी, तो वो इस्लामाबाद जाएगी। और वो कहता था सोपोर, हंदवोर, अपोर, क्योंकि सोपोर और हंदवारा LOC पे लगते हैं, तो कहता है सोपोर, हंदवोर, अपोर का मतलब पार। तो सोपोर हंदवारा के बाद पार जाएगी गाड़ी। तो मतलब अब ये शब्दावली बदली है कि नहीं बदली? अब तो ट्रेनिंग की जरूरत ही वहां, वो तो अब जो भी है वो वहीं ट्रेनिंग पा सकते हैं, कभी तराल के जंगलों में, कहीं साउथ कश्मीर के जंगलों में। तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब इतने ऑटोमेटिक। फिर भी इस फिल्म से आप भी और विदु विनोद को भी देखा, अभिजात जोशी को भी मैं सुन रहा था आप लोगों को वहां पे, कि इन तीनों में बिटरनेस मैंने वहां नहीं देखी। आपकी जिंदगी में है जरूर, वो कैसे जा सकती है, लेकिन वहां नहीं देखी। क्या वाकई आप उम्मीद करते हैं कि एक नया रास्ता अब बनना चाहिए, इस पर नए सिरे से बात होनी चाहिए? देखिए, हमने इस फिल्म को, आपने जो लेख लिखा उसमें भी लिखा है कि हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम समझते हैं कि हमारा इस्तेमाल कौन कर रहा है और हम चीजों को देख भी रहे हैं।
देखिए, आप जो ये ट्रोलिंग देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप भी ट्रोल होते हैं, कई बार मैं भी ट्रोल होता हूँ, मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे ट्रोल करते हैं कई बार जब मैं इधर करता हूँ इधर, तो ये गुस्सा है, बिटरनेस, ये वही उसी बिटरनेस का हिस्सा कि 30 साल हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। और इस देश का बड़ा वर्ग है, बुद्धिजीवियों का वर्ग है, जर्नलिज्म का वर्ग है, जिन्होंने हमारी कभी बात नहीं सुनी, दूसरी तरफ की बात करती रही लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। ये गुस्सा जाहिर है, लेकिन इन लोगों ने कभी किसी को मारा नहीं, कोई बस नहीं जलाई, किसी तरह की हिंसा कर, ये बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने अपने एजुकेशन पर ध्यान दिया, अपने करियर बनाए, इधर उधर किया, तो ये अहम बात है। अब इस फिल्म के द्वारा मैं विनोद से हमेशा ये कहता हूं कि जैसे उनकी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई ने गांधी जी के लिए जो किया, हमारी उम्मीद है कि ये फिल्म कश्मीर के लिए वही करेगी। ये कम से कम कोई, विनोद हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि संवाद हो, कोई बातचीत तो शुरू हो, कि वहां के लोग, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग अभी भी डिनाइल में, वो कम से कम कहें कि यार ठीक नहीं हुआ उन 90 में, और यहां से भी लोग कहें कि आप भी 30 साल से बहुत ही त्रासदियों से गुजरे, आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं हुआ, आप भी काफी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा। तो कम से कम, क्योंकि सरकार तो हस्तक्षेप जब करेगी, लेकिन असली रिकंसिलिएशन तब तक नहीं होगी, पीपल टू पीपल जब तक नहीं होगी। सरकार हो सकता है एक बिल्डिंग बनवा दे, मोहल्ला सोसाइटी बना दे। बिल्कुल, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यूनिफाई हुआ था तो लोगों ने ही दीवार तोड़ी थी, कोई सरकार नहीं। पूरी बात नहीं हुई और हो भी नहीं सकती। ये फिल्म जब 7 फरवरी को आएगी तब हम उसके आसपास फिर से करेंगे, लेकिन विनोद चोपड़ा ने कहा है कि वहाँ मीडिया के भी लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भी बात नहीं की, हमने तो की है लेकिन फिर भी राहुल के साथ ही की है, लेकिन फिर भी एक निर्देशक ने सिर्फ इतना चाहा है, तो सोशल मीडिया पे लिखना क्या लिखना, सामने राहुल पंडिता बैठे हैं, तो मैं उन्हीं से कहता हूं कि सॉरी, हमने बात नहीं की, सॉरी कश्मीरी पंडित, सॉरी राहुल। थैंक यू रवीश, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, शिकारा जरूर देखिएगा। नमस्कार।